Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan with some of the important topics of biology just in front of you. आज पिछली क्लासेस में हमने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जो कि गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन थी और गैसियस एक्सचेंज का फिर ब्रीथिंग के साथ और रिस्पायरेशन के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन दिया था। फिर रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के प्रॉपर्टीज़ और करैक्टर्स डिस्कस किए थे। अभी हम नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है और फिर इसी तरह गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो जिस तरह हमने पिछले क्लास में बात की है कि एनिमल्स में जिस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में भी इसी तरह गैसियस एक्सचेंज होता है। वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रात के वक्त ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये सारा पूरा हमने प्रीवियस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस क्लास में इसको हमने मुकम्मल डिटेल के साथ शो किया था विद एग्जांपल्स। आज जो है हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करें कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे पहले इससे कि हम गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में स्टार्ट करें, पहले इससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स के कुछ हिस्से हैं जिसमें लीव्स आते हैं, स्टेम और रूट्स अलग अलग। तो हर एक में अलग अलग तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं गैसियस एक्सचेंज लीव्स में और यंग स्टेम, इन दोनों में एक जैसे गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। तो लीव्स में और यंग स्टेम में कैसे होता है, फिर ओल्ड स्टेम की बात करेंगे और इसी तरह रूट्स की बात करेंगे। तो आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज in leaves and young stem. Leaves and young stem. यह मतलब लीव्स में और यंग स्टेम में गैसियस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म होता है। तो इसके लिए हम लीफ का स्ट्रक्चर ले लेंगे। अगर आप लीफ को इस तरह काटें और क्रॉस सेक्शन उसका ले लें तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसका अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस और दरमियानी वाला पोर्शन जो है ये पूरा मैं डायग्राम के ज़रिए ड्रा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्या क्या पार्ट्स है इसमें और फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन सा पोर्शन इस्तेमाल होता है। वैसे हम कहते हैं कि लीव्स और यंग स्टेम में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, स्मॉल पोर्स, जिसे कहते हैं स्टोमेटा, विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए सिंगुलर स्टोमा है, प्लूरल स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा क्या चीज़ है? दीज आर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स जो कि इंसर्कल करते हैं एक स्पेशल पोर, उसे स्टोमा कहते हैं। अब डायग्राम में शो करेंगे, डायग्राम की तरफ आते हैं। जब हम सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन में इस तरह होता है कि एक अपर एपिडर्मस होता है लीफ का, दिस इज अपर एपिडर्मस, और एक इसी तरह लोअर एपिडर्मस होता है। अच्छा, अब लोअर एपिडर्मस में जगह जगह इस तरह बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, ये एक पेयर की शक्ल में होते हैं बीन शेप्ड सेल। एक ये पेयर, इसी तरह ये, फिर यहाँ पे ये ब्लैक से शो करना चाहता हूँ मैं ताकि आप लोगों को सही क्लियर हो, ये बीन शेप और ये बीन शेप्ड। इसी तरह एक पेयर यहाँ बनाते हैं बीन शेप्ड एंड बीन शेप्ड। लेबल करेंगे इसको तो आप लोगों को मुकम्मल पता चल जाएगा। लोअर अपर एपिडर्मस जो है इसके नीचे कुछ सेल्स होते हैं ख़ास किस्म के जो कि रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट इसमें पाई जाती है और इसी तरह इसके नीचे फिर इर्रेगुलर अरेंजमेंट सेल्स का वो होता है। सेंटर में यहाँ अगर हम ले लें तो कुछ ख़ास किस्म के सेल्स अरेंज हो चुके होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, वास्कुलर बंडल इसे कहते हैं। इसके नीचे जो पोर्शन ये है, यहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं दे आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड, कुछ ख़ास रेगुलरिटी यहाँ पे नहीं होती, इर्रेगुलरली अरेंज्ड सेल्स हैं। इसी वजह से इन सेल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। These are those
irregularly arranged cells। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको लेबल करते हैं। तो ये हुआ अपर एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस, और ये लोअर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। अच्छा, फिर अपर एपिडर्मस के नीचे मैंने कहा कुछ सेल्स जो कि बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में, यहां से लेकर यहां तक ये फर्क किया। दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी, पेलिसेड मेसोफिल। वैसे मैं अगर आपको बता दूं, मेसोफिल एक लफ्ज़ है, मेसोफिल, मीजोफिल, मीजो मीन इन बिटवीन, इन बिटवीन, और फिल लफ्ज़ जो है इट मीन्स लीफ, इसका मतलब है लीफ। तो लीफ के अंदर इसके अपर और लोअर एपिडर्मस के इन बिटवीन जो पोर्शन है इसको कहते हैं मेसोफिल। ये पूरा मेसोफिल है। अब इस मेसोफिल में ये पोर्शन रेगुलरली अरेंज सेल्स का है और ये पोर्शन इरेगुलरली अरेंज सेल्स का है। तो इसी वजह से ये जो रेगुलरली अरेंज सेल्स हैं इस मेसोफिल को हम कहते हैं पेलिसेड, पेलिसेड मेसोफिल। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो सेल्स इरेगुलरली पड़े हैं, इनके दरमियान स्पेसेस भी हैं, इनके दरमियान खाली जगह नहीं है, यहाँ पे दरमियान में खाली खाली जगह मौजूद हैं। तो ये जो पोर्शन है मेसोफिल का, इसे नाम दिया जाता है स्पॉन्जी। स्पॉन्ज की तरह इनमें जो है ना पोर्स स्पेसेस रह जाती हैं, इसी वजह से स्पॉन्जी मेसोफिल इसको कहा जाता है, स्पॉन्जी मेसोफिल। अच्छा, फिर फर्दर ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वो मिडरिब वाला पोर्शन है जो कि जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, और इसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वास्कुलर बंडल। तो ये हुआ वास्कुलर बंडल। और आपको बताता चलूँ कि वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। अच्छा, स्पॉन्जी मेसोफिल के जो सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान ये देखें ना, ये इसी तरह ये जगह जो हैं ये खाली हैं मुकम्मल। यहाँ पे ये सेल्स के दरमियान जगह हैं खाली, इसलिए ये कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसिस, मतलब सेल्स के दरमियान स्पेस, इसको कहा जाता है इंटर सेलुलर स्पेस, या इसको एयर स्पेस भी कहते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस और एयर स्पेस, ये एयर स्पेसिस हैं या इंटर सेलुलर स्पेसिस हैं। तो इंटर सेलुलर स्पेसिस साथ में होते हैं। अच्छा, अब आते हैं लोअर एपिडर्मस की तरफ। लोअर एपिडर्मस में मैंने आपको कहा कि जगह जगह ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं ना, ये इसको कहते हैं गॉड सेल्स। दीज आर बीन शेप्ड। ये गॉड सेल्स दो जब एक इकट्ठे होते हैं तो इनके दरमियान एक पोर बन जाता है। दिस पोर इज कॉल्ड एज स्टोमा। तो मैंने आपको कहा कि लीव्स और यंग स्टेम में कुछ खास किस्म के पोर्स के जरिए एक्सचेंज होता है, एंड दैट पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो सिंगुलर स्टोमा है और प्लूरल इसका जो है वो स्टोमेटा है। ये जब बहुत सारे आप लेते हो तो फिर प्लूरल जो है ये स्टोमेटा कहलाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, तरीक़ेकार क्या है। अब फिर वही बात पिछली क्लास की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है। वैसे रिस्पायरेशन तो दिन को रात दोनों टाइम में होता है, लेकिन डे टाइम में ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। और रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो एक तरफ फोटोसिंथेसिस ले लें, दूसरी तरफ रिस्पायरेशन ले लें, रिस्पायरेशन। अब होता यह है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मिल जाते हैं। ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। इसी तरह अगर हम रिस्पायरेशन ले लें तो इसको रिवर्स करें, यही ग्लूकोज है। द ग्लूकोज C6H12O6 is oxidized in the presence of oxygen. It releases carbon dioxide plus water along with some amount of energy. एनर्जी यहाँ पे निकलती है। अब
रात को अगर बात हम कर लें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। तो रात के वक्त क्या है, ऑक्सीजन चाहिए होगा, अंदर ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो निकलेगा। लेकिन दिन के वक्त क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिस्पायरेशन में बन रहा होता है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, और इसी तरह यहाँ जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है वो इधर फोटोसिंथेसिस से इसको मिलता जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना ये चीज़ें बाहर नहीं निकलती। हाँ, एक काम होता है कि दोपहर के वक्त तकरीबन ये फोटोसिंथेसिस इतना तेज़ हो जाता है कि इसमें दरकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इधर से पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ इसके लिए दरकार जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए पूरा नहीं होता। इसी तरह यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो इसमें इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसमें वो इजाफी ऑक्सीजन फिर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो दरकार है वो आता है। यानी दिन के वक्त बजाय इसके कि प्लांट्स ऑक्सीजन लें और कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, दिन के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। अब आप कहोगे कि सर रात को तो रिस्पायरेशन होता है, सुबह साथ साथ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, तो रिस्पायरेशन तो चल रहा होता है, ये तो स्टॉप नहीं होता। इस दौरान जो है फोटोसिंथेसिस जब शुरू होता है तो ये तो पहले स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ होता जाता है। और इसी तरह जब ये इससे तेज़ हो जाता है, जब फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन से कम है तो उस वक्त तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल होता है और इसका ऑक्सीजन यहाँ से आता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस इससे तेज़ हो जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से और ऑक्सीजन निकालना पड़ता है। अब वो पॉइंट ये कोई सुबह के 9-10 बजे के दौरान, सुबह 9-10 बजे, 8 से 9-10 बजे के दौरान और असर के दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस वक्त फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का रेट इक्वल हो जाता है, मतलब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आता और ऑक्सीजन भी नहीं निकलता। अंदर ही अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है और इसके दौरान ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है। इस पॉइंट पे जब दोनों इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को एक खास नाम दिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट या लाइट कंपेंसेशन भी से कहते हैं। ये वो टाइम है जिस वक्त फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी हाँ, यहाँ पे हम कुछ और कहेंगे, हम यहाँ ये कहते हैं कि दिन के वक्त फिर इसके फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से चाहिए होगा। तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे बाहर जो है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई कंसंट्रेशन में, तो ये यहाँ से इसी पोर के ज़रिए डिफ्यूज़ होकर अंदर आता है। यहाँ आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह यहाँ पे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बना होता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इधर आ जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सेल के अंदर चला जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक एक्सचेंज यहाँ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल के सेल में चला जाता है और ऑक्सीजन निकल आता है। फिर स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इन हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए इस तरह परफॉर्म किया जाता है। वैसे इसके ऊपर एक और लेयर भी होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्यूटिकल। तो क्यूटिकल भी पाया जाता है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि वो मतलब ये है कि यहाँ पे स्टोमेटा के पोर्शन पे ये क्यूटिकल अवेलेबल नहीं होता और ये एक्सचेंज इजीली परफॉर्म होता है। तो स्टोमेटा के ज़रिए सबसे ज़्यादा जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है एंड दैट इज़ परफॉर्म्ड इन दिस वे। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो ये पूरा डायग्राम और इस तरह ये जो गैसियस एक्सचेंज है यंग स्टेम्स में स्टोमेटा के ज़रिए या लीफ में स्टोमेटा के ज़रिए ये इस तरह परफॉर्म किया जाता है। अब इसके अलावा दो और जगह हैं, एक ओल्ड स्टेम, जब स्टेम ओल्ड बन जाता है, और एक रूट। ये दोनों अभी पढ़ेंगे कि इनमें कैसे होता है। तो यहाँ पे एक हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन ओल्ड स्टेम। ओल्ड स्टेम में क्या होता है ये पढ़ेंगे।
इसी तरह इस तरफ लिखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स में कैसे होता है। अब ये दो जगह हो जाएं तो प्लांट वाला गैसियस एक्सचेंज सारा कंप्लीट हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज ओल्ड स्टेम में कैसा होता है? ओल्ड स्टेम जो है ये थोड़ा सा यंग स्टेम से मुख्तलिफ होता है। ये फ़र्ज़ किया एक ओल्ड स्टेम है ज़मीन के ऊपर, ओल्ड स्टेम के बाहर जो एपिडर्मस होता है ये बिल्कुल ये सारा ओल्ड स्टेम दैट इज़ कवर्ड बाय अ स्पेशल लेयर विच इज़ कॉल्ड एज बार्क। ये बार्क इसको कवर करता है, ओल्ड स्टेम में बार्क कवर करता है। अब बार्क जो है इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा वाला ये नहीं होता। फिर इसके लिए सिस्टम अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, यहाँ पे बार्क में जगह जगह छोटे छोटे पोर्स अवेलेबल हैं। ये इसी बार्क में छोटे छोटे पोर्स अवेलेबल होते हैं और यही पोर्स जो हैं इनको नाम दिया जाता है लेंटिसल्स। दे आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स। तो लेंटिसल जो है दिस इज़ लेंटिसल। लेंटिसल के ज़रिए ये एक्सचेंज करते हैं और ये ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर रेफरेंस किया तो हाई कंसनट्रेशन से डिफ्यूजन के ज़रिए ये ऑक्सीजन अंदर आ जाता है प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर, और अंदर जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो इसी के ज़रिए डिफ्यूज़ होता है आउटसाइड। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? डिफ्यूजन। सो थ्रू डिफ्यूजन यहाँ लेंटिसल के ज़रिए ओल्ड स्टेम में जो है ना थ्रू बार्क वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म किया जाता है जब हम ओल्ड स्टेम की बात करते हैं। यंग स्टेम और लीफ हमने इससे पहले किया। अब रूट की बात आती है तो जहाँ तक रूट्स का ताल्लुक है इसमें कैसे होता है देखें। अब ये रूट ये स्टेम है, फर्ज क्या ये वो है सॉइल है और इसी तरह दिस इज़ द रूट। अब याद रखें रूट साइल के अंदर होता है और साइल के अंदर इन्हीं रूट से कुछ एपिडर्मल एक्सटेंशंस निकले होते हैं। दिस इज़ एपिडर्मल एक्सटेंशन। एक एपिडर्मल एक्सटेंशन निकला होता है, इस एपिडर्मल एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं रूट हेयर। इसे कहते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर मौजूद होता है साइल के अंदर। अब यहाँ पे हम बनाते हैं दीज आर साइल पॉर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये साइल पॉर्टिकल्स हैं, इसके इर्द गिर्द साइल है। दीज आर साइल पॉर्टिकल्स, द साइल पार्टिकल्स। अब याद रखें साइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होता है वाटर ड्रॉपलेट्स इसके दरमियान मौजूद होते हैं। दीज आर व्हाट? वाटर ड्रॉपलेट्स आर वाटर ड्रॉप्स। इसी वाटर ड्रॉप्स में इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे। अब याद रखें कि ओल्ड स्टेम में और इसी तरह रूट्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यहाँ पे वही सिर्फ रेस्पिरेशन वाला एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जाहिर बात है हम बाहर कहते हैं कि साइल के पार्टिकल्स के दरमियान ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये यहाँ पे मौजूद है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मौजूद है। और अंदर जो है अंदर ये रूट हेयर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी हो। अंदर क्या होगा? अंदर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर के जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं रिस्पिरेशन के दौरान और बाहर ऑक्सीजन मौजूद है। अब होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए दिस ऑक्सीजन कम्स इनटू द रूट और इसी तरह डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गोज़ आउट। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है और इसी तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे अगेन जो प्रोसेस यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। सही है। तो लिहाजा यहाँ पे रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसका तरीक़ेकार ये होता है कि रूट के साइल पार्टिकल्स में जो वाटर मौजूद है उसमें ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है। वो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन इस हाई कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ अंदर आ जाता है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन के ज़रिए बना होता है वो इस हाई कंसनट्रेशन से बाहर निकल जाता है लो की तरफ और इस तरह गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं इसमें प्लांट्स में जब गैसेस एक्सचेंज होता है। लीव्स और स्टेम के ज़रिए जब गैस एक्सचेंज होता है तो वो स्टोमेटा उसमें इन्वॉल्व होता है। ओल्ड स्टेम में लेंटिसल्स के ज़रिए होता है और रूट्स में जो है
रूट हेयर्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर दिया जाता है। बस सिर्फ एक पॉइंट मैंने एक इजाफी आपको पढ़ाई, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन अगेन सुन लें, मैंने कहा रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, दिन को होता है। तो दिन को सुबह जब धूप निकलती है तो उस दौरान फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। जो ही धूप निकलती जाती है और टाइम गुजरता जाता है तो ये मेड की तरफ आ रहा होता है, जवाल की तरफ, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस तेज़ हो रहा होता है, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस तेज़ होता है। तो एक पॉइंट मैंने कहा कोई 7, 8, 9 बजे के दौरान ऐसा पॉइंट आता है, या असर के दौरान ऐसा पॉइंट आता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इक्वल हो जाते हैं। जितना रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उतना इधर इस्तेमाल होता है, जितना इधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है, यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। और बाकी जो है ना, जो चीज़ें ये डिस्कस हो गई, ये जहन में रख लें। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसके मुख्तलिफ वो भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो इस पे आप वो कर सकते हैं, स्टडी करें, देख लें। कहीं प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तब नेक्स्ट बाकी चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।